नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका कितने अक्टूबर है, 5 नवंबर है सॉरी। और 5 नवंबर को हम लोग मेंस के क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा डेली का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग करना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप पीसीएस आईएएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा, भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सौर ऊर्जा की भूमिका का परीक्षण करिए। देखिए एक दो दिन में बहुत ज़्यादा, जैसे आयोग ने 7 और 8 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिया, तो मैं ऑलरेडी खुद, मैं क्या मतलब पूरा जितना भी जिसको पीसीएस का एग्ज़ाम देना है ना, वो बहुत परेशान है, ये समझिए आप लोग। हम ये चाहते हैं कि 7 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो, लेकिन एक दिन में हो बस। हमारी तैयारी कैसी है, मैं मतलब मेरा पूरा अब लेक्चर लेने का मन नहीं है, मैं आपको मेन क्वेश्चन आंसर शीट करा रहा हूँ। आप लोग केवल पढ़ते रहिए डेली। भले मैं जैसे क्वेश्चन आंसर डेली 4 कराता था, कभी 3, आज मैं 2 ही करा रहा हूँ। बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, आप ये समझिए। तो प्रयास करना पढ़ने का, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, मेंस का प्री का भी साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेंस के आपकी नैया पार नहीं होगी, एक बात समझ लीजिए। तो इसमें मैंने बताया था भारत में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके जो सौर ऊर्जा है, उसके अंतर्गत हमने देखा होगा जो सौर ऊर्जा है उसमें उनका भूमिका क्या होगी। जैसे आपने देखा इसमें सशक्तिकरण कैसे होगा, तो जैसे इसमें देखिए सौर ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर क्या पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जैसे पहले अंधेरा रहता था तो रात में महिलाएं वगैरह, जैसे सुरक्षा का अभाव था, तो रात में क्या है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो गया। कुटीर उद्योगों में आपने देखा आप रात में भी कार्य कर सकते हैं, जो आपकी छोटी मोटी जैसे दोना पत्तल बनाने वाला, वो लाइट से चल रहा है तो आपने देखा पैनल लग गया, पैनल के बाद उस मशीन उससे चल जाती है। इनकी इकोनॉमी में वृद्धि हो जाएगी भाई, जब आपके उजेला रहेगा या आपके देखा लाइट आ गया तो मोबाइल वगैरह हो गया, हर चीज़ है। शिक्षा क्षेत्र आप समझ लीजिए, ग्रामीण महिलाओं में आपने देखा शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। सिलाई मशीन आपने देखा आजकल, जो पहले टेक्निकल ढंग से कोई प्रॉब्लम होती थी, अब हर चीज़ जान रही, मोबाइल आदि में क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन रही है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलना है, चोरी से बचना, जब लाइटिंग रहेगी तो सामाजिक सुरक्षा रहेगी तो आदमी चोरी वगैरह कम होती हैं। तो ये सभी हमारे मॉडलिंग करने लगी हैं बहुत सारी महिलाएं, जैसे मॉडलिंग लिख सकते हैं। आपने देख लिया ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं था गांव में कि भाई व्हाट्सअप होता है। आज गांव में बच्चा से लेके बूढ़ा तक, वृद्ध व्यक्ति तक, सब क्या है आपके, देखा होगा आपने कि सब क्या कर रहे हैं भाई, यूट्यूब चला रहे हैं। तो ये सभी आपने देखा क्या है, ग्रामीण समाज में एक सशक्तिकरण है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। यानी कि लाइट आ जाने से हर एक चीज़ संभव हो सकता है, ठीक। तो बस यही कारण है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर और ज़्यादा बात करें तो सौर ऊर्जा देखा होगा, सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल जैसे लगा गया पैनल वाले से, कारखाने चल रहे हैं, पशुपालन की सुरक्षा, जैसे लाइटिंग लगा देते हैं तो पशुपालन में जो बड़े कीड़े जैसे सांप वगैरह, चार जो आपके चार बाग में आ जाते नहीं है, जहाँ पे पशुपालन पाले जाते हैं, तो इससे सुरक्षा हो जाती है। आदि महिलाओं की सहभागिता में क्या है, वृद्धि हुई है, जिस कारण आर्थिक वृद्धि हुई है महिलाओं की। कुसुम योजना हो गए, सौभाग्य हो गया, सोलर सहेली की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन ये दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में, बस थोड़ा सा आपको, जैसे रात में विद्युतीकरण होना, आय में वृद्धि, शिक्षा हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, मोबाइल हो गया, सिलाई हो गया, चोरी से बचना, मॉडलिंग हो गया, अन्य कई सारे आप अपने मन से भी तो बढ़ा सकते हैं। ये तो मैं मतलब एक मॉडल आंसर आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे अगर लिखेंगे 7 मिनट में आपको लिखना है, और प्रयास अभी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी तो खैर एग्जाम है तो प्री का फोकस करिए, किसी किसी का प्री बहुत अच्छे से तैयार होता है तो उसको मेंस में दिक्कत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंस मैं इसीलिए आपको डेली में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स निकालो और मेंस की दिक्कत ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा जीएस पेपर फर्स्ट का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का है, 5 सितंबर को आपका देखा होगा, सॉरी 5 नवंबर का क्वेश्चन है ये। सुपर साइक्लोन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिए।
आपके घर में अगर कभी पानी गर्म किया हो तो थोड़ी देर में पानी भाप भर के उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वो गर्म होता है। तो एक चीज़ आप समझो, जैसे बहुत अच्छे से समझना, जैसे ये एरिया है, पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पे मान लो आपके सूर्य की गर्म किरणें पड़ी इस एरिया में, समझ रहे हो ना, जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ इस एरिया में। अब इस एरिया में सूर्य की गर्म किरणें पड़ी तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? तो जब हवा ऊपर उठी तो इस स्थान को घेरने के लिए चारों दिशाओं से हवाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बताओ आप। जब चारों दिशाओं से हवाएं आएंगी तो इस स्थान को घेर नहीं पाएंगी, और जब इस स्थान को घेर नहीं पाएंगी आपस में क्या हो जाएगा, टकराने लगेंगी, और एक क्या बना देगी, बवंडर बना देगी। आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बवंडर होता है गर्मियों में। और वही चीज़ जब समुद्रों में बड़ी मात्रा में होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। आ गया समझ में? अब इसमें साइक्लोन माने ही चक्रवात होता है, एक वजह बता दूं आपको। अब सुपर साइक्लोन आ गया तो एक लाइन और आप समझ लीजिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ये साइक्लोन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, उम्मीद है मैंने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। हमारी घड़ी कैसे चलती है, 12, 3, 6, 9 ऐसे चलती है, आपको बता दें, ध्यान आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवातों की दिशा होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चक्रवातों की दिशा, ये कोरियोलिस बल के इफेक्ट के कारण होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे चक्रवातों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्लॉकवाइज होती है। याद हो गया ना आप लोगों को? इसी के बारे में लिखना है। अब देखो चक्रवात आ गया, अब सुपर साइक्लोन क्या होता है भाई? आपने देखा यहाँ पर जो आपके जो हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलती हैं, लेकिन जो चक्रवाती तूफान में सुपर साइक्लोन अगर बात करें तो यहाँ पे हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं। आप समझिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चले उसे क्या बोला जाता है, सुपर साइक्लोन कहते हैं। आप समझिए जैसे अभी हमें इलाहाबाद जाना है 11 तारीख को, तो हम कोई भी गाड़ी पकड़ेंगे, जैसे वंदे भारत पकड़ रहे हैं, कोई पकड़ रहे हैं, तो आप ये समझिए, ठीक है, मरुआ डी एक्सप्रेस हो गया, कई सारी हैं। तो अब एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे वो गाड़ी कितना 120, 130, 140 ऐसे चलेंगी। तो आप समझ लीजिए कि इतना समझ लो अंतर रहता है। अब 200 किलोमीटर में उसे क्या बोलते हैं, सुपर साइक्लोन। तो ये लिख गया कि नहीं आपका आंसर में? अब एक चीज़ और समझिए इसमें से, अब इसमें जैसे आपने थोड़ा सा लिख दिया ना सुपर साइक्लोन, जैसे क्वेश्चन आंसर में बहुत कुछ कठिन नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखना चाहिए। मतलब उसके बारे में बॉडी बना दिया, पहले इंट्रो लिख दो, उसके बाद बॉडी बना दो, और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख दो। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो बता दिया कि भैया सुपर साइक्लोन किसे कहते हैं। अब देखिए उसके बाद थोड़ा बॉडी में लिखना है, समुद्र के पानी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाने के कारण वहाँ पर तेज़ रफ्तार से समुद्री लहरें उठती हैं। समुद्री लहरें, जब पानी गर्म है तो भाप बन के उठेगा, जो आगे चलकर किसका रूप ले लेता है, चक्रवात का रूप ले लेता है। याद हो गया? बस ऐसे थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद देखिए, चूंकि चक्रवात निम्न वायुदाब के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, ठीक है ना, चूंकि लो प्रेशर बनेगा तो, और उत्तरी गोलार्ध में इनकी चक्रवात की दिशा कैसी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में। आ गया समझ में? और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी दिशा होती है इनकी, घड़ी की दिशा में होती है। ठीक, अब इनकी अनुकूल परिस्थितियां बता सकते थे, थोड़ा सा पड़ेगा। हाँ, परिस्थितियां क्या होती हैं, वृहद समुद्री सतह हो जाएगी, समुद्री सतह का तापमान 27 अंश सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, हो जाता है अपने आप। कोरियोलिस बल का उपस्थित होना है, लंबवत पवनों की तरंग में क्या है, गति की तरंग में अंतर बहुत कम होना। जब ऐसे आपने देखा ना घूमती नहीं है तो बहुत कम तरंग में अंतर होता है। मान लें यहाँ पे 5 की स्पीड से घूम रहे हैं, यहाँ 10 की, तो कहाँ बन पाएगा, 100 की, समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद कमजोर निम्न दाब होना, आज चक्रवात होते हैं। अब इनके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे आपने देखा समुद्र के किनारे आ गया तो आधारभूत संरचना नष्ट हो जाती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये होता क्या है, जैसे आपने देखा रोड, परिवहन, जितने भी आपके साधन होते हैं सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो आधारभूत संरचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फसलों की बर्बादी हो जाती है, मानसिक तनाव हो जाता है, जनजीवन आपका क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चक्रवात के तटीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक होता है।
हालांकि भारत सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है, जैसे आपदा राहत कोष, एनडीआरएफ वगैरह, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन, ये सब क्या है, सिग्नल भी देती है चक्रवातों में, सुनामी वगैरह में। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। होना क्या चाहिए, और अगर ऐड करना चाहो तो तटीय इलाकों में पेड़ लगाने चाहिए, ताकि अगर बरसात वगैरह आती है अचानक, हवाएं क्या करती हैं, आपने देखा होगा हवाओं को पेड़ बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये सब कारण से हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा प्रयास करिए आप लोग। अभी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पेपरी लगा हुआ है, तो बस अब ये है कि थोड़ा पढ़ते ही रहिए, तो दिमाग में चीज़ें बसी रहती हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।